गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास से, कल के टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल म्यूटेशन का टॉपिक स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है, और हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज सेकेंड टाइप का म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है इंड्यूस्ड म्यूटेशन का, उसके अकॉर्डिंग ऐसे म्यूटेशंस जो कि कम्प्लीटली एक्सटर्नल रीजन्स के वजह से होते हों, उनको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है उसके होने के सर्टन फैक्टर्स हो सकते हैं या सर्टन कॉजेज़ हो सकते हैं, तो उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले एक टर्म आता है म्यूटाजेन, ठीक है। म्यूटाजेन का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ ऐसी, ठीक है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन कॉज कर सके, किसी भी डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर सके, ऐसी चीज़ को हम लोग कहेंगे म्यूटाजेन, ठीक है। अब म्यूटाजेंस जो है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटाजेन, फिजिकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेन, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल म्यूटाजेन को अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे इजी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का, या फिर हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को अगर याद करें, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था उसके डीएनए में बेसिकली चेंज आया, जो कि नेचुरली पहले से उसके डीएनए में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो उसके डीएनए में चेंज आया, मतलब क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि कोई दूसरा डीएनए आ करके नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के अंदर मिक्स हो गया, उस डीएनए के अंदर मिक्स हो गया और उसने उसके अंदर म्यूटेशन कॉज करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस के वजह से, ठीक है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के वजह से अगर म्यूटेशन कॉज होता है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल म्यूटाजेन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के वर्किंग का फिनोमिना समझाया था। वो बैक्टीरिया को अटैक करता है, अपने डीएनए को बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। फिर बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसके हेल्प से नया रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह होता है बैक्टीरिया के अंदर ही, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है तो म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। तो वो भी जो है बायोलॉजिकल म्यूटाजेन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजिकल म्यूटाजेन पर, ठीक है। फिजिकल म्यूटाजेन यानी कि कोई भी रेडिएशन जो है, ठीक है, चाहे वो यूवी रेडिएशन है, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज होते हैं, ठीक है। तो जितने भी रेडिएशंस होते हैं उनके वजह से अगर किसी भी तरीके का म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज फिजिकल म्यूटाजेन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा धूप में रहने से, ज़्यादा यूवी से एक्सपोजर होने से स्किन कैंसर हो जाता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि ज़्यादा यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे स्किन के सेल्स के अंदर म्यूटेशन कॉज करती है, जिससे कि स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है जो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। ज़्यादा धूप में घूमने के बाद, ठीक है, टैनिंग हो जाती है। अभी जैसे तुम लोग का स्पोर्ट्स हुआ था पिछले साल, ठीक है, स्पोर्ट्स में तुम लोग दिन भर बाहर रहते थे, घूमते फिरते थे, खेलते थे, ठीक है। तो उस समय तुम लोगों ने खुद ने देखा होगा कि तुम्हारी स्किन में टैनिंग हो गई होगी। जितना पार्ट कवर्ड था बॉडी का उतना पार्ट ठीक था नॉर्मल कलर में, और जो पार्ट एक्सपोज्ड था बॉडी का उसमें आपको टैनिंग दिखी होगी, ठीक है। और एक चीज़, कभी अचानक से ये चीज़ ऑब्जर्व किए होगे तुम लोग खुद भी अपने आप में कि बॉडी में अपने आप से नया तिल कहीं निकल के आ जा रहा है, ठीक है, या फिर एक और छोटा सा तिल के जैसा होता है, रेड कलर का होता है वो,
देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है? रेड कलर का ही तिल के जैसा दिखने वाला छोटा सा कुछ एक आउटग्रोथ जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये अचानक से तिल का निकलना, ठीक है, वो रेड आउटग्रोथ का प्रोड्यूस होना, ये सब जो है ये भी स्किन कैंसर के जो प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं उसमें से एक होता है, ठीक है। और अगर उसको प्रॉपर टाइम पे प्रिवेंशन या प्रिकॉशन वगैरह नहीं लिया जाए तो दैट माइट टर्न इनटू स्किन कैंसर, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, रेडिएशंस के वजह से जो है बहुत ज़्यादा कैंसर के कॉजेज़ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। या फिर जैसे कभी सुने होंगे कि जो लोग इसमें काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर भी म्यूटेशन के केसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। या फिर हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पता है सबको, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे अमेरिका ने, तो उस समय तो जितने लोगों को मरना था उनकी डेथ तो हुई ही, लेकिन उनके बाद में आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनके जो बच्चे हुए, जो लोग ज़िंदा भी बच गए, उनके जब बच्चे पैदा हो गए तो उनके बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो दिखने लगी। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब ड्रॉप किया गया होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ, सॉरी, हाइड्रोजन बॉम्ब ड्रॉप किया था न्यूक्लियर बॉम्ब ने, ठीक है। तो उस समय पे जो उससे रेडिएशंस निकली थी, ठीक है, वो रेडिएशंस ने लोगों की बॉडी में म्यूटेशंस कॉज किए, ठीक है। और वो म्यूटेशन जो है वो आगे चल कर के नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिटेंस में मिलती गई, ठीक है। और वही म्यूटेशंस जो है जब उनके बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होने लगे तो उनके बॉडी में डिफॉर्मेशन जो है वो दिखने लगा, ठीक है। तो फिजिकल म्यूटाजेन जो है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस, यूवी, इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे, ठीक है, या फिर कॉस्मिक रेज, ये सारे के सारे फिजिकल म्यूटाजेन की कैटेगरी में आते हैं। फाइनली वी आर हैविंग द केमिकल म्यूटाजेन, ठीक है। केमिकल म्यूटाजेंस यानी कि स्पेसिफिकली ऐसे केमिकल्स जिनके वजह से म्यूटेशन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग कुछ केमिकल्स है, जैसे कि हाइड्राजीन होता है, ठीक है, हाइड्राजीन इज़ अ केमिकल म्यूटाजेन, ठीक है। उसके बाद एक्रीमाइड जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल म्यूटाजेन, ठीक है। उसके अलावा जो लोग केमिकल प्रोड्यूस करने वाली, केमिकल मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को जो है म्यूटेशन के केसेस उनके अंदर दिखने लगते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डे पर डे उनको हर दिन बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को हैंडल करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे हाइड्रोजीन हो गया, पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड का बहुत ज़्यादा अगर ओवर यूज़ किया जाए तो वो भी एक केमिकल म्यूटाजेन के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ये जो टैनिंग की इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ चमड़े का काम किया जाता है, ठीक है, टैनिंग की इंडस्ट्री में भी जो पिगमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं चमड़े को कलर देने के लिए, ठीक है, तो वो जो टैनिन्स होते हैं, वो जो पिगमेंट्स होते हैं, वो भी जो है म्यूटाजेंस होते हैं, उनके वजह से भी म्यूटेशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जो लोग लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनके स्किन के ऊपर अनयूजुअल कलर के पिगमेंटेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मेथड्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। म्यूटेशन होने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक है सब्सटीट्यूशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता क्या है? सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन जो है इसमें बेसिकली जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, मतलब कि जो ATCG होता है, ठीक है, ATCG का जो नॉर्मल सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस में कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ करके नॉर्मल वाले नाइट्रोजनस बेस को अगर सब्सटीट्यूट कर दे, ठीक है, तब उस टाइप के म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, ठीक है। मतलब अगर एग्जांपल हम लोग ले लें कि कोई सीक्वेंस है, ठीक है, इस तरीके से कोई सीक्वेंस है नॉर्मल किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि इसमें कोई भी नॉर्मल जो सीक्वेंस है उसमें अगर अनयूजुअली कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ करके
एक नाइट्रोजनस बेस को क्या कर दे, सब्सटीट्यूट कर दे, और वहाँ पे मान लेते हैं ए ही इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो ये सीक्वेंस पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो आरएनए भी चेंज, और आरएनए चेंज हो गया तो प्रोटीन भी चेंज, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस विल कॉज म्यूटेशन, जिससे कि फॉल्टी प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन हो सकता है बिल्कुल ही यूजलेस हो, या हो सकता है कि बहुत ही फेटल कॉन्सिक्वेंसेज या बहुत ही फेटल कंडीशंस जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसमें दो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। पहला है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्शन, ठीक है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरीन बेस अगर कोई है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई दूसरा प्यूरीन बेस ही एंटर करेगा, ठीक है। अगर प्यूरीन बेस है नॉर्मली तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसमें म्यूटेशन कॉज करने के लिए उसकी जगह कोई दूसरा प्यूरीन बेस ही आएगा, ठीक है। और अगर कोई पिरिमिडीन है तो उसको भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई दूसरा पिरिमिडीन बेस ही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेक्निक, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता है, जस्ट उल्टा, ठीक है। प्यूरीन बेस है अगर तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए पिरिमिडीन आएगा, ठीक है। और अगर पिरिमिडीन बेस है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई प्यूरीन बेस आएगा, ठीक है। समझ आया। ट्रांजिशन में प्यूरीन को प्यूरीन ही सब्स्टिट्यूट करेगा, पिरिमिडीन को पिरिमिडीन ही सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग ले लें, ठीक है, दो प्यूरीन्स होते हैं हमारे पास ए और जी, ठीक है, और दो पिरिमिडीन होते हैं सी और टी, ठीक है। तो अगर जी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ पे ए ही आएगा, ठीक है, और अगर सी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ पर टी ही आएगा। ये कौन से टेक्निक में, ट्रांजिशन के टेक्निक में, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्शन में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर ए को सब्स्टिट्यूट करेगा तो मान के चलते हैं यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, और अगर जी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो मान लेते हैं यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा टेक्निक है, ट्रांसवर्शन का टेक्निक है। समझ आया कुणाल को। ट्रांजिशन में प्यूरीन टू प्यूरीन ही चेंज होगा, पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन ही चेंज होगा। लेकिन ट्रांसवर्शन में प्यूरीन को हटा करके पिरिमिडीन एंटर कर जाएगा और पिरिमिडीन को हटा करके प्यूरीन एंटर कर जाएगा। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, ठीक है, समझ आया। दो टेक्निक्स थे, दोनों समझ आए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले टाइप पे, दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बर्थडे इसमें जा रहा होगा आवाज़, सर का बर्थडे ना, तो कॉन्ट्री करना 30 केक लेके आएंगे। मैं क्लास की बात हूँ, ठीक है, अब डाल दो, अभी मैं क्लास की बात हूँ, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि रीडेबल फॉर्म में रहता है। मतलब कि उसमें जो कोडॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो इस तरीके से चेंज होंगे कि जो उससे रिलेटेड जेनेटिक कोड्स बनेंगे वो जेनेटिक कोड्स जो हैं वो कम्प्लीटली नॉनसेंस हो जाएंगे। मतलब वो ऐसे जेनेटिक कोड्स बन जाएंगे म्यूटेट होकर के कि वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस के एग्जांपल से समझाती हूँ। सेंटेंस क्या लिखा मैंने, ठीक है। अब इसका कुछ मीनिंग बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से समझो कि अगर कोई जेनेटिक कोड बनता है, कोई डीएनए का सीक्वेंस बनता है, तो वो मीनिंगफुल तभी होगा जब
उसमें से कुछ जेनेटिक कोड निकल के आए, उसमें से कुछ मीनिंगफुल प्रोटीन बने, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए के सीक्वेंस में ऐसा चेंज आ जाए कि वो जो जेनेटिक कोड है उससे कोई यूज़फुल प्रोटीन बने ही ना, जो भी प्रोटीन बने वो ऐसा यूज़लेस बने कि उसका कोई काम ही ना हो, ठीक है, ऐसा कोडॉन बने कि उससे कोई प्रोटीन ही ना हो, ठीक है, तो फिर वो पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे सीक्वेंस से गलती से कुछ अगर अमीनो एसिड बन भी गया या गलती से कोई प्रोटीन बन भी गया तो वो प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली नॉनसेंस होगा, कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल और यूजलेस होगा, ठीक है। तो इस केस में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसका मीनिंग इस तरीके से चेंज हो जाता है कि उस डीएनए के सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज रीड ही नहीं कर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज रीड नहीं कर पाएगा तो आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो एज अ रिजल्ट उस डीएनए से बनने वाला जो प्रोटीन है वो ब्लैंक हो जाएगा, उस डीएनए से बनने वाला जो प्रोटीन था वो कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। तो उस प्रोटीन से निकलने वाला जो एक्सप्रेशन था वो भी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल या बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएंगे, और हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी ना कर पाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है तो हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं हम लोग, हाँ, पूरा कोड ही नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऐसा आएगा, अब भाई अगर डीएनए के सीक्वेंस में जो जेनेटिक कोड है वो यूजलेस हो तो उससे ढंग का प्रोटीन बने भी, लेकिन अगर वो जो कोड है वही यूजलेस हो जाए, उससे कोई प्रोटीन ही ना बने, तो फिर हमको फ़ायदा क्या है, हमको तो नुकसान ही है, ठीक है। तो वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का मैलफॉर्मेशन या कोई डिसऑर्डर जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझाती हूँ, इंसर्शन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंसर्शन का एग्जाम्पल देखो, ये एक सीक्वेंस है ATT CGC TGA, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंसर्शन हो जाएगा G का, एक और ग्वानिन बेस का इंसर्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AGT TCG CTG, इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, जी का इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये जो सीक्वेंस था ये फिर भी मीनिंगफुल था, लेकिन इसमें जगह जगह पे रैंडमली जी का इंसर्शन हो गया है, तो इस वजह से जो कोड है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब कोड कम्प्लीटली चेंज हो गया है तो या तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर प्रोटीन बन भी गया तो वो खराब होगा, म्यूटेटेड प्रोटीन होगा, जिसके वजह से कोई भी डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसका, डिलीशन का। डिलीशन में क्या होता है, इंसर्शन से जस्ट उल्टा, ठीक है। इंसर्शन में क्या है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो ऐड हो जाता है और बाकी जो पुराने न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उनको हटा देता है, ठीक है। डिलीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल सीक्वेंस है उस नॉर्मल सीक्वेंस में कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं अपने आप डिलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो उससे भी सीक्वेंस जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। सो डिलीशन में ATT CGC TGA ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें डिलीशन ऑफ T हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ATT हो गया, CGC TGA, सॉरी अरे गड़बड़ हो गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल देने के लिए कैसे भी लिख सकते हो,
लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलर पूछ लिया गया है कि इस अमीनो एसिड का क्या कोड है या उस अमीनो एसिड का क्या कोड है, तब आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल लिखने के लिए आप कुछ भी सीक्वेंस लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे टी का डिलीशन कहाँ पर हो गया, यहाँ पे टी का डिलीशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक टी का डिलीशन हो गया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सीक्वेंस चेंज हो गया तो या तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा या फॉल्टी प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन अगेन बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर सकेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से म्यूटेशंस बॉडी में होते हैं, ठीक है। या तो दूसरा एक और तरीका क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, अगर उनका मिथाइलेशन हो जाए, इथाइलेशन हो जाए और डीऑक्सिलेशन हो जाए उसके अंदर में, या पेरोक्साइड के रिएक्शन के वजह से उसमें पेरोक्साइड का ग्रुप जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है, तो इसके वजह से भी म्यूटेशंस जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका इथाइलेशन, मिथाइलेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इस तरीके के अगर जो रिएक्शंस है वो हो जाएंगे तो उससे जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन के वजह से बेसिकली म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूटेशन का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा हाँ, और एक चीज़, म्यूटेशन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। म्यूटेशन जो है हार्मफुल भी हो सकता है और यूज़फुल भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर म्यूटेशन हार्मफुल है तो उसके वजह से पर्सन की डेथ तक हो सकती है, ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। और ऐसे म्यूटेशंस जो हैं वो जनरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास भी होते हैं, ठीक है। और दूसरे म्यूटेशंस ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिनके वजह से कुछ अच्छा कैरेक्टरिस्टिक या अच्छा फीचर जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें हम लोग, अगर किसी ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल हम लोग लें तो हम लोग बोलते हैं ना कई बार, ठीक है, कि उसके घर में जितने भी बच्चे हैं सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, सब लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, सबके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो जो फीचर्स के अच्छे दिखने का कारण है वो ये है, हम लोग या फिर कई बार बोलते हैं ना कि यकीन ही नहीं होता कि वो लोग उसके बच्चे हैं या वो उसका बेटा है या उसकी बेटी है। ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं? अब मदर फादर का अपीयरेंस अगर उतना अच्छा नहीं है लेकिन उनका जो बच्चा है उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि जो प्रीवियस जनरेशन थी, दादा नाना या इस टाइप की जो जनरेशन थी, उनके अच्छे कैरेक्टर्स बच्चे में आए होंगे, एक ये भी रीज़न है। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ जिससे अच्छे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट जो है वो उस ऑफस्प्रिंग में हुआ होगा और उस ऑफस्प्रिंग का अपीयरेंस इतना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन इसका एग्जांपल है ऐश्वर्या राय का, ठीक है, तो उसके मदर फादर को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो ना उसकी मदर की आइज़ ग्रीन है ना उसके फादर की आइज़ ग्रीन है, लेकिन ऐश्वर्या राय की आंखें ग्रीन हैं। तो दैट इज़ अ सबसे सिंपल एंड सबसे एक्सप्लेनेबल केस ऑफ म्यूटेशन। उनके आई के कलर में उसका जो जीन रहा होगा उसमें सर्टनली कोई म्यूटेशन हुआ है, इसीलिए उनकी आइज़ जो है वो ग्रीन है और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो दैट इज़ सिंपली अ केस ऑफ म्यूटेशन ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, यानी कि आरएनए पे, ठीक है। आरएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे आगे हमको ट्रांसलेशन पर जाना है, ठीक है। अब आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आरएनए का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बस डिफरेंस कहाँ आता है कि आरएनए में जो राइबोज शुगर है, ठीक है, दैट इज़ राइबोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर जो है आरएनए के अंदर वो क्या है, राइबोज शुगर है, ठीक है। और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। तो शुगर के टाइप में बस डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके अलावा एक और डिफरेंस आता है वो है नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में कौन किसको चेंज कर देता है, थाइमीन के जगह, जैसे डीएनए में थाइमीन होता है तो आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। तो अभी मैं आरएनए के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, जंप करते हैं टॉपिक को, ठीक है। और हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पे,
ठीक है। ठीक है, अब आरएनए जो है, आरएनए के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, दूसरा है एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीसरा है टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, 3 तरीके के आरएनए हैं, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब ये जो तीनों आरएनएज हैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें इनके फीचर्स की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो तीनों में से सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए तीनों आरएनएज में से सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो मोस्टली जो हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसके बेसिकली 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक सब यूनिट होता है लार्ज और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि ये जो राइबोसोमल आरएनए के आरआरएनए के जो दोनों सब यूनिट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और वापस एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है उसके अंदर डिसोसिएशन और रीएसोसिएशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे आरआरएनए जो है वो डीनेचर हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, और जब उसको नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तब वापस से रीएसोसिएट भी हो सकता है। ठीक है, तो आरआरएनए के अंदर 2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, लार्जर सब यूनिट जो है, ठीक है, लार्ज सब यूनिट जो है वो 60S और 50S होता है। 60S होता है यूकैरियोट में और 50S होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, उसी तरीके से वी आर ऑल्सो हैविंग द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो है 40S यूकैरियोट्स में और 30S प्रोकैरियोट में। ठीक है, अब इसका अप्रॉक्स साइज अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यूकैरियोट में 60S प्लस 40S, 60 और 40 कितना हो गया 100। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में हम लोग टोटल मानते हैं उसको 80S, 100 नहीं लिखते हम लोग। यूकैरियोट्स में हमेशा हम लोग लिखते हैं कि 80S साइज होता है आरआरएनए का। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न बताऊंगी। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में अगर हम लोग देखें 50 और 30 कितना हो गया 80 हो गया, लेकिन लिखेंगे कितना 60S। ये टोटल है। ठीक है, अब S का मीनिंग क्या होता है? सोचो। उसका यूनिट होगा, यूनिट है। ठीक है, S जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैसबर्ग यूनिट।
ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैसबर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये S क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेडिमेंटेशन रेट को रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, अगर एक सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज समझते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसमें लगता हो। ठीक है, तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब है, उसको एक मशीन जिसको कि सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में अगर हम लोग उस टेस्ट ट्यूब को फिट करके रख दें, ठीक है, और वो मशीन जो है वो स्पिन करे, ठीक है, तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटसाइड डायरेक्शन में आउटवर्ड्स मूव करता है। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगेगा, ये चीज़ें सारी स्पिन करेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, तो अलग अलग रीजन या अलग अलग जोन बनेगा। ठीक है, और हर जोन में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अपने सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से सेपरेट आउट होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक RNA जो है, ठीक है, उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 80S। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक RNA जो होता है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है 60S। ठीक है, तो ये S जो है ये सेडिमेंटेशन रेट को या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक RNA होता है वो छोटा होता है, इसीलिए उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कम है, और यूकैरियोटिक RNA जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो प्रोकैरियोटिक RNA से ज़्यादा है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब RNA के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो RNA जो होता है, ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका RNA जो है वो टोटल RNA होता है हमारे सेल में, जितना भी टोटल RNA होता है हमारे सेल में, ठीक है, उसका 70 to 80% जो है वो RNA ही होता है। ठीक है, अगर 100% RNA हमारे सेल के अंदर है तो उसमें से 70 to 80% RNA का जो पार्ट है वो किसका होता है, RNA का होता है। ठीक है, और RNA जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, तो tRNA जो है उसको बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है rRNA। ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम पे tRNA को बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, उसके अलावा mRNA को भी बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है rRNA। ठीक है, हाँ, दोनों को ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम पे बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? ठीक है, चलो आज हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि mRNA के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वही मेन है हमारे लिए ट्रांसलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो mRNA पढ़ने में टाइम लगेगा, आज यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से कल हम लोग mRNA को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट म्यूटेशन को लेकर के या किसी और चीज़ को लेके? बायोलॉजिकल म्यूटाजन बेसिकली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि आपके बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर म्यूटेशन कॉज कर सके। ठीक है, दे आर जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि मैं जो है जाके किसी हाथी के बॉडी में म्यूटेशन कॉज नहीं कर सकती। ठीक है, उतनी ताकत मेरे में नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जनरली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बॉडी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हमको भी होता है। ठीक है, अभी ठंड के समय पे या बारिश के टाइम पे बहुत वायरल इन्फेक्शन होते हैं लोगों को। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपराजिता बन जाऊंगी या अपराजिता एकता बन जाएगी, उतना म्यूटेशन नहीं होता। ठीक है, तो वायरस से हमको इन्फेक्शन हो सकता है, हमको उससे कुछ डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग म्यूटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या फिर जैसे करेंटली अगर हम लोग कोविड-19 के बारे में अगर बात करें
तो कोरोना वायरस जो है, ठीक है, वो जिन लोगों को भी इन्फेक्ट कर चुका है या जो लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं, ठीक है, अगर उनसे भी आप लोग बात करोगे तो हाँ, कोरोना वायरस के वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में जो है वो उनको दिख रहे होंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि उनके बॉडी में कोरोना वायरस ने म्यूटेशन कॉज कर दिया। साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर प्रोड्यूस कर सकता है, बट इट विल नॉट बी एबल टू कॉज म्यूटेशन, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ज़रूर प्रोड्यूस हो सकती हैं और वो जो है हमारे आने वाले ऑफस्प्रिंग को इनहेरिट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इट विल नॉट बी एबल टू कॉज म्यूटेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा म्यूटेशन कॉज होगा। अंडरस्टूड? और कोई डाउट? पक्का?